मेरा नाम परवीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है? मेरी और भी बहनें थी। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ ज्यादा तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाजारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और पोट पोट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखने लगी कि मेरा क्या कसूर है। अगर मैं ऐसी थी, बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये सारी चीजें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीजें खाओगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाओगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये लफ्ज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी कजन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। उसने कहा जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। उससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवालात करने शुरू कर दिए कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी लेकर जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दें। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने कहा एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा कर दे दे, मैं उसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पुरसुकून हो गई। फिर 2 से 3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम तैयार रहना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द अज जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं उनकी भी औलाद हूँ। वो भी मुझसे छोटी, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। इसलिए वो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा अम्मी कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा ये सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो वो बहुत बड़ा था। मैंने कहा अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा कर बैठना। मुझे उनसे बातें बहुत अजीब लग रही हैं, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे और लड़के की माँ, पुप्पी और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। उसने कहा कि ये लोग तो ज्वाइंट फैमिली वाले हैं, इनका घर मर्दों से भरा पड़ा है, क्या बनेगा तेरा वहाँ? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा कर रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें नजर आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह मुझ पर हंसने लगी।
और उसके हंसने की आवाज़ मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देखकर अजीब सा ही रद्द-ए-अमल देना था। पर जब मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया। कुछ मैं खुद भी लापरवाह सी थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा, बहन बुरा न मानिएगा लेकिन आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है। तो मेरी अम्मी ने कहा, नहीं इसकी शादी कहाँ, ये तो सबसे छोटी है, वो तो चौथी वाले की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो उसकी शादी करवा दें। उन्होंने कहा कि ये तो शादीशुदा लग रही है, ऐसा लग रहा है इसके 2-3 बच्चे हैं और ये बेचारी रुल सी गई है, ये बिल्कुल वैसी लग रही है। ये तो गैर शादीशुदा लड़की नहीं लगती। गैर शादीशुदा लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी शक्ल भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसा नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने को तैयार हैं। अब इससे ज्यादा और क्या होता। उन्होंने कहा, नहीं हमें तो मामला ही और लग रहा है, हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर कर बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माफी चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैंने जिंदगी भर भूल नहीं सकती। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनकर गुजारी है और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई और चोरी चोरी मुझे वो दवा पकड़ा दी। उसने कहा, तुम्हारी दवा आ गई है। मैंने कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, वो लोग मुझे पसंद करके नहीं गए, उन्होंने शादी करने से ही इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पगली, ये आखिरी रिश्ता थोड़ी था तुम्हारे लिए, और भी रिश्ते आएंगे, तब तक तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट बन जाना। फिर मेरी दोस्त चली गई, मैंने उसके सामने कुछ गोलियां एक साथ खा ली। फिर मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। जब बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मुझे पता चल गया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। चलो अब तो मेरे घर वालों को मुझ पर थोड़ा सा रहम आ जाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अपने होशो हवास से बेगानी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी कमरे में आई और उन्होंने मेरे मुंह पर रख कर थप्पड़ मारा, मैं हैरान रह गई कि मैं बिस्तर में पड़ी थी, मेरी हालत भी गैर थी। उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने कहा, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? कौन से बाहर के मुल्क से तूने गोलियां मंगवाई हैं? किस किस्म की गोलियां हैं ये जिनको तू खा रही थी और इन्हीं की वजह से तेरा ये हाल हुआ है? इसका मतलब है कि तेरे इरादे कुछ और हैं, तो जानबूझकर सबको अपना आप दिखा रही है, तो सबको बताना चाहती है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी मोटी ताज़ी लड़की हूँ। शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो सकता था मगर ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी अम्मी की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस सिसक सिसक कर रो रही थी। अम्मी ने वो गोलियां बाथरूम में फेंक दी और ऊपर से पानी बहा दिया। मैं रोने लगी मगर अम्मी ने मुझे देखा तक नहीं और कमरे से बाहर चली गई। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए मगर सब घर वाले मुझसे नाराज थे। कोई मुझसे खाना भी नहीं पूछता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था। ऐसे लगता था मैं नफसियाती मरीजा बन गई हूँ, पागल हो गई हूँ। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़के की माँ देखने के लिए आई, लेकिन लड़के की माँ की आंखें कमज़ोर थी। इनके साथ उनकी एक भांजी भी थी। उसने उन्हें बताया कि लड़की अच्छी है, हमें पसंद है। मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कोई बात नहीं बोली, अपने आप को चादर में छुपा के रखा था। मेरी बहनें हंस रही थी कि अगर तुम्हारी सास की आंखें कमज़ोर ना होती तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ न बोलती। और जो लड़की साथ आई थी उसकी उम्र तो कम थी, उसे क्या पता तुम्हारे क्या हालात हैं। अब मैं किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं अपने लिए लड़ना छोड़ चुकी थी क्योंकि मुझे पता था कि अभी मेरे सामने एक और जंग थी। मेरे शौहर ने भी मुझे बातें सुनानी थी। उसने भी कहना था कि तुम्हारी पहले शादी हुई है या तुम्हारे कोई बच्चे पैदा हुए हैं। मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई थी। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो मेरे कपड़े बन कर आ रहे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बातें करती थी। उन्होंने कहा, कपड़े पहनकर एक दफ़ा देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया। उसने कहा, अभी तो शायद पूरे आ जाएंगे, लेकिन बाद में तो खुले करवाने ही पड़ेंगे, शायद 1-2 हफ्ते के बाद ही खुले करवाने पड़े। मेरी सास ने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ज़रूर मजाक कर रही हो, लेकिन होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। होने वाली दुल्हन पर अल्लाह का बड़ा करम होता है। उसकी शादी हो रही होती है, जब वो रुखसत होती है, अपने घर में कदम रखती है, उस वक्त तो जो भी दुआ करे पूरी हो जाती है। उसका दिल मत दुखाओ। मेरी सास मेरी बहनों को डांट रही थी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर खुश हो रही थी। चलो कोई तो मेरे हक में बोल रहा था। मैंने देखा तो मेरी बहन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा साथ दिया है, लेकिन मेरी सास की नज़र कमज़ोर थी। अगर वो मुझे किसी दिन देख लेती तो शायद वो मेरा साथ ना देती। मैंने अपने शौहर की तस्वीर देखी, अब मुझे डर लगने लगा। और मेरी सास ने भी मुझे बताया कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत जज्बाती है, उसे गुस्सा बहुत आता है,
اسی لیے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صبر کر سکے۔ میں بالکل خاموش رہی، ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آج میری شادی کی رات تھی، میرا شوہر آنے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر برا بھلا کہے گا، مجھے اس کی بات سننی پڑے گی، ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے میرے شوہر نے کمرے میں قدم رکھا، اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی، اب وہ شلوار قمیص میں تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ ہٹایا اور ماشاء اللہ کہا، اور پھر کہا تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں حیران ہوئی کہ سب کچھ معمول کے مطابق کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور کہا، مجھے اس کا تحفہ پسند آیا۔ میں چپ رہی، پھر اس نے مجھ سے بات شروع کر دی کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو مجھے بہت پسند آئی ہو، مجھے لگتا ہے میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ پھر شادی کی پہلی رات گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ اب تک وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، شاید کوئی اسے شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا، مجھے ایک بہت اچھی ساتھی ملی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی بیوی چاہیے تھی جو اتنی خوبصورت ہو، اور بیوی پسند کی ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا میں اسے اتنی پسند آئی ہوں اور وہ ایسی بیوی چاہتا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد میری والدہ نے ہمارے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ نے فوراً مجھ سے پوچھا، تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ میری امی نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے شوہر کو یہ پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، انہوں نے کہا تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا؟ میں نے کہا 1 ہفتے میں کیا، پوری زندگی میں نہیں چھوڑے گا۔ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا، کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی، ان سے کہا جب سے فربینہ میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا، ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے لے گیا، اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اوڑھنے کا بھی نہیں کہا، اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے، بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا اور پھر ہم دونوں ہنستے، کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے عجیب سے بنے ہوئے تھے، وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہے، اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا تھا، آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے، الحمدللہ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں، آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے، ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور انہیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پر بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ شادی سے پہلے میں نے بہت دکھ دیکھے، مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے اپنی محبت سے یہ سارے دکھ سکھ میں بدل دیے تھے۔ آج مجھے اچھا شوہر مل گیا جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اس نے آج تک کبھی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کمتر محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے۔ آج میرے 2 بیٹے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں گی تاکہ میری جیسی کسی لڑکی کو لوگوں کے تانے نہ برداشت کرنے پڑیں۔